आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में जैसा कि सेक्शन में बांट रखे हैं, तो अर्थव्यवस्था में थोड़ा देखेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था वाले पार्ट को देखते हैं। अर्थव्यवस्था का जो सेक्शन है ना, उसमें आप चलेंगे। इसमें आप एक योजना देखते हैं, बार बार न्यूज़पेपर में आते रहता है, पीएम विश्वकर्मा के नाम से। कुछ बेसिक चीज को भी जानते चलना है। एक पीएम विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा के नाम से एक योजना हमारे यहाँ चल रहा है। इसमें क्या आ सकते हैं? पीएम विश्वकर्मा में आप जानेंगे कि इसमें 18 तरह के पारंपरिक हमारा जो परंपरागत जो कारीगर हैं, ठीक है, वो 18 प्रकार के परंपरागत कारीगरों के लिए ये योजना है। ठीक है, इसमें 18 पारंपरिक उद्योगों को रखा गया है। ठीक है, उसमें क्या होगा, इसमें जो लोग इस योजना का लाभ लेते हैं, उसको पीएम विश्वकर्मा एक प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाता है। ठीक है, होना क्या है, इस पे जो लोग इस योजना में जाएगा, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल अपग्रेडेशन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, उस दौरान उसको 500 रुपया प्रतिदिन स्टाइपेंड प्राप्त होता है। फिर उसके बाद उसको जब वो ट्रेनिंग ले लेता है, तो 15,000 रुपया तक का एक टूल किट मिलता है। 15,000 तक का टूल किट दे दिया जाएगा, और 3 लाख रुपया तक का 3 लाख रुपया तक का उसको बिना गारंटी का ऋण दिया जाएगा। यही पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, उसका जब वो कुछ उत्पादन शुरू करता है उस उद्योग से, तो फिर उसके उत्पादों के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और विज्ञापन जैसे जो मार्केटिंग सहायता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। ये पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इतनी बातें शामिल होंगी। ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको समझना चाहिए, अगर पूछता सिंपल सा था, 18 परंपरागत उद्योगों को रखा गया है। ठीक है, इसमें 15,000 का टूल किट और 3 लाख रुपया तक का ऋण का व्यवस्था है, और उत्पादन के ब्रांडिंग, विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए उसमें सहायता दी जाती है। ठीक, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया, ये महत्वपूर्ण है। ये निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न होंगे। ये जो नीति आयोग का रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये आने वाले किसी पीटी एग्जाम में भी आप उम्मीद करें, और मुख्य परीक्षा में भी आपके काम आएंगे। ठीक है, देखिए नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, ये बताता है कि पिछले 9 वर्षों में, ठीक है, इसने जो रिपोर्ट अभी जारी किया है गरीबी के ऊपर, ठीक है, बोला कि बहुआयामी जो गरीबी है उसमें कमी आई है। किसमें? 9 वर्षों में। एक चीज उसका आया कि बहुआयामी गरीबी। अब देख रहे हैं गरीबी के पहले एक शब्द जुट गया, बहुआयामी गरीबी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये कि बहुआयामी गरीबी से क्या तात्पर्य, इसके अंतर्गत कौन से संकेतक आते हैं, या किस आधार पर बहुआयामी जो गरीबी है उसका आकलन किया जाता है। ये पहला बेसिक क्वेश्चन आपके लिए हुआ। तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग आएंगे, आएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्या क्या देखेंगे इसमें हम लोग? स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, कि बहुआयामी जो गरीबी हमारा है कंसेप्ट अभी, अवधारणा जो ये है, उसमें किन संकेतकों का हम लोग, किन पैमानों का यूज करते हैं? तो स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के जरिए इसको मापा जाता है। ठीक, इस पे है कि पिछले 9 साल में भारत में 24.82 करोड़ लोग इस गरीबी से बाहर आए। 9 साल में क्या रिपोर्ट आया है? 24.82 करोड़ पॉपुलेशन हम लोग का क्या हुआ? 24.82 करोड़ लोग हैं, जो पॉपुलेशन ऐसे ही है जो ये बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल के आ गए। ठीक है, तो ये डेटा भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर अब हम लोग देखेंगे इसमें ठीक परसेंटेज वाइज क्या था। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, हैं 2013-14 में, अगर हम लोग देखेंगे 2013-14 में हमारे यहाँ जो गरीबी का आकलन था वो था कि 29.17 29.17% लोग इस गरीबी के दायरे में, बहुआयामी गरीबी में कितने लोग थे? तो 29.17 थे 13-14 में। ठीक है, अभी जो हम लोग के रिपोर्ट पास रिपोर्ट आया 22-23 का, तो ये 22-23 का रिपोर्ट देखेंगे, तो 22-23 के रिपोर्ट में इसमें गिरावट है, 11.8 पे पहुंचा है, 11.1।
11.8% अभी वर्तमान में ये गरीबी है। ये क्या है? राष्ट्रीय स्तर का आकलन है ये, ठीक है। मतलब भारत में इतने परसेंट लोग अभी गरीब हैं, 11.8% बहुआयामी गरीबी के तहत आते हैं, ठीक है। ये डेटा आपसे एकदम पूछेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आने वाले 10 एग्जाम दीजिएगा तो 5-6 में ये पूछा रहेगा डेटा, ठीक है। अब हम लोग इसी को देखेंगे बिहार के स्तर पे, कि बिहार के स्तर पे क्या स्थिति है। ये नेशनल स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पे आप बताएंगे। 29.17% था पहले, 13-14 में गिर के 11.8% पे आया है। कितने लोग बाहर निकल गए, ये जो डिफरेंस आया, इससे कितने लोग गरीबी से बाहर आए, तो 24.82 करोड़ पॉपुलेशन हमारा बाहर आ गया, ठीक है। सबसे बुनियादी प्रश्न मैंने आपसे बोला था कि बहुआयामी गरीबी के तहत जो इसका आंका जाता है उसमें क्या पैमाने हैं, क्या संकेतक हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के आधार पर इसको मापा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आएंगे बिहार, कि बिहार की क्या स्थिति। बिहार का एग्जाम देते हैं हम लोग अगर हैं तो यहाँ बिहार स्पेशल भी होगा प्रश्न आपसे। यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ 2005 से हम लोग डेटा को उठाएंगे, 2005-6 की स्थिति क्या थी, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 2015-16 की स्थिति क्या है, और फिर अभी हम लोग अभी जो वर्तमान रिपोर्ट आया उसमें हम लोग देखेंगे 19-21 के बीच में जो रिपोर्ट बिहार के बारे में दिया गया है उसमें क्या स्थिति है। तो 2005-6 में हम लोग देखते हैं कि 78.28% को माना गया था कि गरीबी रेखा के नीचे। फिर आया ये 2015-16 में तो 51.89% यहाँ पे आया गरीबी। अब 19-21 में अभी जो आया है तो 33.76, 33.76% लोग गरीबी रेखा के नीचे। ये जो मेरा पैमाना है बहुआयामी गरीबी का, उसके तहत अभी कितने लोग हैं, 33.76 बिहार में। आप दूसरा डेटा ये याद रखिएगा, ठीक है। पहला हमने आपसे ये मार्क किया है, ये पूछा जाएगा 11.8% है राष्ट्रीय स्तर पे। जो हमसे ये प्रश्न कर रहा होगा बिहार में कितने लोग हैं बहुआयामी गरीबी के नीचे आते हैं, तो आप बताएंगे क्या, 33.76% आते हैं, ठीक है। अब आप डिफरेंस अगर देखेंगे कि कितने परसेंट का कमी हुआ 5-6 की तुलना में, यहाँ से अगर हम लोग तुलना करें, यहाँ से भी आप माइनस अपने खुद से भी कर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर तुलना में पूछा जाएगा तो 44.52%, 44.52% का क्या हुआ, माइनस, कमी आई इस गरीबी में, ठीक है। 44.52% की कमी आ गई है 5-6 के तुलना में, ठीक है। अब देखिए ये जो अभी रिपोर्ट आया है मेरा, इसमें जब हम स्टेट वाइज देखेंगे, एक तो राष्ट्रीय स्तर पे देख लिया हम लोग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। स्टेट के हिसाब से अगर आकलन कर रहे हैं तो पाएंगे कि यूपी से सबसे अधिक लोग इस गरीबी से बाहर आए। कितने लोग आए, तो यूपी में डेटा है 5.94 करोड़ लोग बाहर आए। आपको ये पता है कि यूपी का डेटा आपसे नहीं पूछने जा रहा, वो बिहार में एग्जाम देंगे तब बहुत अधिक पूछेगा। तो सबसे अधिक संख्या किस राज्य के लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए इस पिछले वर्ष के तुलना के रिपोर्ट में, तो आप यूपी बता सकते हैं। हम लोग का फोकस बिहार पर है, तो बिहार में हम लोग आएंगे, सेकेंड स्थान पे बिहार ही है, ठीक है। कि बिहार से कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो 3.77 करोड़, ठीक है। एक ये डेटा आप ध्यान रखने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर से आपको हम ले आए यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बिल्कुल निश्चित रहिए आने वाले एग्जाम्स में आपके पास प्रश्न होंगे यहाँ से, ठीक है। नीति आयोग का जो अभी रिपोर्ट जारी हुआ उसमें हमको ये जानना है कि जो बहुआयामी गरीबी है, ठीक है, उसके संबंध में रिपोर्ट आया, इसका आकलन कैसे करते हैं, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पे सुधार इसका पैमाना है, ठीक है। दूसरा हमसे पूछेगा कि कितना नेशनल स्तर पे गरीबी बचा, तो 11.8% बचा। बिहार में बचा तो 33.76% बचा, ठीक है। भारत राष्ट्रीय स्तर पे कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए पिछले रिपोर्ट की तुलना में, तो 24.82 करोड़ लोग बाहर निकले। बिहार में 3.77 करोड़ लोग इससे बाहर निकले। इतना डेटा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कम से कम इतना रखिएगा ध्यान, ये मुख्य परीक्षा में भी गरीबी वाले प्रश्न में आप डेटा आपका काम आएगा वहां भी, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन लास्ट बच गया है, ये जो गरीबी के जो सूचकांक है मेरे, ये तो 3 आधार इसका बेस, इसका जो गरीबी सूचकांक है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये 12 संकेतकों पर आधारित है। अगर ऐसे क्वेश्चन हो गया, इसका जो सूचकांक का हम लोग निर्धारण करते हैं, ठीक है,
तो ये क्या है, इसके लिए 12 संकेतक हैं। ठीक है, ये 3 हेडिंग के अंतर्गत क्या है, 12 संकेतक शामिल किए गए हैं। अगर ये पूछेगा आपसे कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो निर्धारण होता है उसमें कितने संकेतक हैं, तो 12 संकेतक हैं। क्या क्या उसमें है, देखिए उसमें है पोषण, कि पोषण की क्या स्थिति, फिर उसमें है बाल मृत्यु दर क्या है, बाल और किशोर जो मृत्यु दर हमारे यहाँ है, मृत्यु दर क्या है बालकों का, फिर है मातृत्व का स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। ठीक है, फिर स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है बच्चा वो कितने वर्ष तक प्राप्त कर रहा है, स्कूल में उपस्थिति, उसके बाद एक स्कूल में उपस्थिति कितनी रहती है, फिर है खाना पकाने का ईंधन, क्या है खाना पकाने का ईंधन, आगे है स्वच्छता, फिर है पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते। ये 12 संकेतक के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसका आकलन करते हैं। ये 3 हम आपने बताया आपको क्या इसका आधार है। ठीक है, और इसके 12 संकेतक हैं। ठीक ना, 12 संकेतक में आप देखेंगे स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर से जुटा हुआ संकेतक है, पोषण, बाल मृत्यु दर, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते। ये 12 संकेतक इसके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये। अब अर्थव्यवस्था के बाद हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। अब मैंने आपसे एक यूनिट कर रखा है चर्चा में। ठीक है, चर्चा में ये एक यूनिट है और मैंने आपसे बता रखा है कि करंट अफेयर्स को हम लोग 10 भागों में बांट के देख रहे हैं। उस 10 भाग में एक भाग हमारा है चर्चा में। तो आप चर्चा में वाले यूनिट में चलेंगे, जहाँ पे अपने चर्चा में कॉलम बनाया होगा आप वहां चलिए, वहां हम लोग आज कुछ देखेंगे। देखिए चर्चा में जो कॉलम्स है उसको हम लोग अलग अलग जगह पे भी रख सकते हैं, लेकिन एक अलग यूनिट बना दिए हैं। वहां पर कुछ चीजें ऐसी रहती है, चर्चा में कोई व्यक्तित्व ऐसा चल रहा होता है जो कि दूसरे चीज में अगर नहीं ले आ पा रहे हैं लेकिन विभिन्न कारणों से चर्चा में है, तो उसको देख लेंगे चर्चा में यूनिट के तहत। चलिए आइए, अब इसमें हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले मेरा है, आप देखे होंगे 75वें गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों आए। एमेनुअल का नाम है एमेनुअल मैक्रों। ठीक है, एमेनुअल मैक्रों जो है ये क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अभी चर्चा में रहे ना, क्यों चर्चा में रहे, तो मेरे गणतंत्र दिवस का जो 75वां समारोह हुआ इसके मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो आपको पता है कि मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस ये बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, इसके पहले भी ये पूछा जाता रहा है। तो पहला हमने आपसे रख दिया 75वां गणतंत्र दिवस पे एमेनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग जानेंगे जो बेसिक अवधारणा है, आप जानते भी होंगे, कुछ नए स्टूडेंट्स नहीं जानते, या आपके रिवीजन के लिए भी है। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये सबको पता है। अब ये 26 जनवरी की तिथि निर्धारण के पीछे जो कंसेप्ट है ये भी आप जानते हो, अगर नहीं तो एक बार मैं रिपीट करूँ आपसे कि हमारे यहाँ 1929 में क्या हुआ, एक लाहौर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में ही तय हुआ था कि हम लोग 26 जनवरी 30 को 1930 26 जनवरी को क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय हुआ और उसी साल निर्णय हुआ कि प्रति वर्ष हम लोग 26 जनवरी को इसके लिए झंडोत्तोलन करेंगे। ठीक है, ये प्रति वर्ष मनाएंगे 26 जनवरी को। तो इसी समय से ये 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त को आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी की तिथि को जो महत्व है उसको रेखांकित करने के लिए, बनाए रखने के लिए ये डिसीजन हुआ कि हम लोग रिपब्लिक डे जो है गणतंत्र दिवस वो 26 जनवरी को तय करेंगे। इसलिए 26 जनवरी का डेट तय किया गया था। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि 26 जनवरी का डेट हमने क्यों तय किया। दूसरा पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज दिवस का जो हम लोग पहला झंडोत्तोलन है या स्वतंत्रता दिवस का कब हुआ, कहाँ डिसीजन हुआ था, लाहौर अधिवेशन में, इसके अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम लोग आपको वहां भी यही बात पढ़ाते हैं। ठीक है,
करंट में फिर से इसका एक तरह से आपका रिवीजन के तौर से हमने आपको रख दिया आपके पास। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ चीजों को जानना चाहिए। अब ये मुख्य अतिथि से प्रश्न तो आते रहे ही हैं। अब पहला भी मेरा गणतंत्र दिवस हुआ 1950 में, हुआ ना। तो कोई मुख्य अतिथि रहे होंगे, तो मुख्य अतिथि की परंपरा उसी समय शुरू हो गई थी, ऐसा नहीं था कि नहीं शुरू हो गई थी। और जो मेरा पहला गणतंत्र दिवस हुआ उसमें हम लोगों ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया था, डॉक्टर सुकर्नो को। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं सुकर्नो, एक राष्ट्रपति सुकर्नो थे इंडोनेशिया। अगर मान लीजिए कभी पूछ दिया कि पहले में कौन थे भाई, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो, आप नाम इनका बहुत सुने होंगे, ठीक है। इंडोनेशिया राष्ट्रपति सुकर्नो हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस मतलब 1950 वाले में क्या थे, मुख्य अतिथि बनकर आए थे, ठीक है। देखिए कभी कभी हम ट्रेंड देखते हैं बीपीएससी का या अन्य एग्जाम का भी, कि जस्ट एक साल पहले का पूछता है, ठीक है। अभी तो 75वां का आ गया, आप सबको ध्यान है एमुनुएल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर एक साल पीछे लग गया तो आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाता है या लोग भूल चुके होते हैं। 23वां, इसलिए मेरा मानना है कि कम से कम 23वां मतलब एक पहले का किसी भी चीज में जरूर ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। तो 23वां में कौन था, 23वां में चलेंगे हम लोग अगर, तो यहाँ पे मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है। तो इसमें मतलब 23वां जो ये 74वां में, मतलब 74वां जो गणतंत्र दिवस हमारा हुआ, 75वां इस बार हुआ, 74वां गणतंत्र दिवस में मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बन के आए थे। उनका नाम हुआ क्या, अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। मुख्य अतिथि से लगातार प्रश्न है, हम आपसे लगातार आगाह कर रहे हैं, इसको ध्यान में जरूर रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ठीक, देखिए वहीं पे हम हैं फ्रांस पे, तो एक चीज यहाँ पे आगे चर्चा कर देंगे। अभी देखे होंगे आप अगर न्यूज़पेपर में, तो अभी हाल में ही फ्रांस में प्रधानमंत्री बदल गए, ठीक है। इसको भी हम लोग चर्चा में ही यहीं पे ले आते हैं, कौन व्यक्ति चर्चा में है इसको। तो गैब्रियल अट्टल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने, इनका नाम है ग्रे बियल, ठीक ना। देखिए ग्रे बियल अट्टल नाम है इनका, अट्टल, ग्रेबियल अट्टल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। ये क्या है, तो फ्रांस के अभी तक के हुए सबसे युवा प्रधानमंत्री। दो चीजें ध्यान रखिएगा, फ्रांस के अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, पहला बात आ गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इनके संदर्भ में, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि पहले भी यहाँ क्वेश्चन इस तरह के आए हैं कि इनके बारे में कि ये समलैंगिक हैं, प्रधानमंत्री हैं और ये समलैंगिक हैं। मतलब अब क्या हो गया, ये विश्व के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जो समलैंगिक हैं, ठीक है। विश्व के क्या हो गए, पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो समलैंगिक हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे अनुसार से। फिर ये प्रश्न एग्जामिनेशन में पेटी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप 2-4 एग्जाम देंगे, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपसे सामने आएगा, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया ये प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक रिपोर्ट आई फिर एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति का, उसमें चर्चा में आ गए कौन, जब एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति का जो रिपोर्ट आया उसमें हमारे गौतम अडानी चर्चा में आए, ठीक है। क्या नाम है इनका, पहले भी चर्चा में रहे हैं, भारत में बहुत चर्चा में रहे हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग गौतम अडानी, ठीक है। आप सबको पता होगा अडानी ग्रुप के हैं, ठीक ना। तो गौतम अडानी अभी क्या हो गया कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए, ठीक है। ब्लूम एक रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है ये, ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग के नाम से है ये, बिलियनियर बिलियनियर इंडेक्स। इसके रिपोर्ट में हुआ कि ये सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, ठीक है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो भारत के हो जाएंगे, ठीक है। ये दुनिया में 12वें नंबर पे पहुंच गया, दुनिया में ये 12वें नंबर के अमीर हो गए। हमारे मुकेश अंबानी के बाद है, पीछे हो गए, 13वें नंबर पे हैं, ठीक है। देखिए इनसे संबंधित एक चीज और है, इनके जो कंपनी पे एक आरोप लगा था, ठीक है, एक रिपोर्ट में, उसके कारण से इनके शेयर्स के भाव बहुत गिरे थे
और ये बहुत विवाद में और चर्चा में आए थे। वो आरोप क्या था? हिडनबर्ग रिपोर्ट। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, हिडनबर्ग रिपोर्ट है, ये आपसे पूछा जाएगा। हिडनबर्ग रिपोर्ट है, ठीक है, हिडनबर्ग रिपोर्ट। ये क्या है? इसमें खुलासा किया गया था कि इनकी कंपनी के द्वारा शेयर मार्केट में क्या है, शेयर मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया गया। शेयर मैनिपुलेशन हुआ, इसलिए इनकी कंपनी के दाम इतने बढ़े हैं कि आगे आ गए, मतलब अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल हो गए, बहुत ऊपर आए। लेकिन जब भी इसकी जांच दी गई सेबी को, बहुत विवाद हुआ, विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए कि ये इस रिपोर्ट के बाद से इनके शेयरों के भाव बहुत नीचे गिर गए। ठीक है, तो इसकी जांच दी गई थी सेबी को, तो सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट दी, और जब सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट दी, इनको क्लीन चिट दे दिया। ठीक है, सेबी के जांच रिपोर्ट में माना गया कि ऐसा कोई काम इनके कंपनी के द्वारा नहीं हुआ। इनको जैसे क्लीन चिट मिला कि इनके कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फिर से आ गया है, और ये अचानक फिर जम करके एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। ये पूरी कहानी, ठीक है। इसलिए हिडनबर्ग रिपोर्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना, कि हिडनबर्ग रिपोर्ट के कारण से ये नीचे आया था। ये क्या है ना, हिडनबर्ग रिसर्च है, कंपनी है। हिडनबर्ग का जो रिसर्च रिपोर्ट आया था, किसी सरकार का नहीं था वो, ठीक है, अमेरिका बेस ये लोग हैं, ठीक है, अमेरिका से संबंधित एक कंपनी है जो एक अपना रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगा दिया था इस चीज का। आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में, तो कुछ लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, ठीक है, सेबी के जांच के खिलाफ में या इस रिपोर्ट पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि अगर सेबी ने अपना जांच रिपोर्ट दिया है और क्लीन चिट है, और सेबी की जो रिपोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया कि इसके बाद हमको दूसरा जांच का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए इस मामले का भी पटाक्षेप हो गया है, और अब ये गौतम अडानी एशिया के सबसे नंबर 1 बन गए हैं। ठीक है, ये पूरा घटनाक्रम आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी में अगर वर्ल्ड लेवल पे आपके दिमाग में जाए, हम इतना चर्चा कर लिए सबसे अमीर का, तो विश्व के स्तर पे अभी सबसे अमीर व्यक्ति इस रिपोर्ट में आया है, वो क्या है? एलन मस्क है। आप उनका भी नाम बहुत सुन रखे हैं, आप लोग जानते भी होंगे। एलन मस्क ही अभी, एलन मस्क क्या है? सबसे अमीर ही है। इनकी कंपनी क्या है? मुख्य रूप से ये टेस्ला के लिए जाने जाते हैं, बहुत सारा व्यापार इन लोगों का, लेकिन एलन मस्क मुख्य रूप से टेस्ला के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे नंबर पे हैं जेफ बेजोस। कम से कम 2 अमीर आदमी को जानेंगे हम लोग, वर्ल्ड का जो सबसे 1 और 2 है। जेफ बेजोस, जेफ बेजोस है, इनको आप जानते होंगे, ये अमेजन के हैं, अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। दूसरे नंबर पर अमीर व्यक्ति हैं, सबसे अधिक अमीर व्यक्ति में एलन मस्क हैं अभी। 12वें नंबर पे हमारे गौतम अडानी है, एशिया में नंबर 1 पे है। ठीक है, चलिए, ये चर्चा में वाला जो आपका ये था, लिंक था, ये एक और लास्ट इसमें हम लोग देखेंगे, अरविंद पनगड़िया का नाम। ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। अरविंद पनगड़िया, आप बता भी सकते हैं, बताएंगे, जो भी लोग जुटे। अरविंद पनगड़िया का नाम सुने, अभी क्यों चर्चा में आ गया ये अरविंद पनगड़िया? देखिए, अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। क्या हुए ये? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, एकदम आउट प्रश्न की तरह चलता है वित्त आयोग से प्रश्न आना, इसको बड़े ध्यान से समझ लिए। पूरे वित्त आयोग को हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझने का संक्षेप में प्रयास करेंगे। जब मुख्य परीक्षा में होंगे तो आपको वहाँ राज्य व्यवस्था में वित्त आयोग, उसके कार्य अलग से डिटेल में जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक है, वहां भी ये महत्वपूर्ण रहता है, मुख्य परीक्षा में भी। अभी भी हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा विस्तार में देखेंगे। पहला हम लोग क्या जानेंगे कि वित्त आयोग, इसी से मैंने कहा था कि जो चर्चा में है उसको हम लोग अलग भी पढ़ सकते हैं। वित्त आयोग का गठन हम लोग अपना संवैधानिक व्यवस्था जो मेरा यूनिट है वहां भी देख सकते थे, यहाँ भी आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए, वित्त आयोग का गठन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के तहत होता है। ठीक है, 280(1) में वित्त आयोग के गठन की बात है। ठीक, यह अनुच्छेद आपसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 280 वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पीटी में कि पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ? ध्यान रखेंगे, 1951 में हुआ। ठीक है,
इसी पर अगला क्वेश्चन है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। केसी नियोगी थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, केसी नियोगी थे। इसको भी समझ गया। फिर है कि वित्त आयोग का गठन होता है तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा संस्था है ये? ठीक है, संविधान के आर्टिकल में जिसका उल्लेख है वो क्या होता है? संवैधानिक संस्था। ठीक है, पहला बात हो गया आपसे कि एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा है इसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है? वो अर्ध न्यायिक है। कैसा है ये? अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, क्लियर है? अब है कि ये वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पे होगा? बिल्कुल आसान, बार बार पूछे वाला क्रस। आप बताएंगे कि 5 वर्षों पे होता है। 5 वर्ष के बाद इसका गठन होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट मेरा है कि अभी जो वित्त आयोग का गठन हुआ, ये 16वां वित्त आयोग, ये कब से काम करेगा? मतलब इसका जो रिपोर्ट आएगा वो कब से प्रभावी होगा? तो अप्रैल 2026 से अगले 5 साल तक इसका रिपोर्ट प्रभावी रहेगा। अप्रैल 26 से लागू होगा। अभी है मेरा क्या, तो 15वां जो वित्त आयोग बना था उसने जो सिफारिशें की वो जो लागू हुआ, यही सिफारिश 2025 से 26 वित्त वर्ष तक में चलेगा। ठीक है, और 1 अप्रैल 26 से, मतलब 26 से जो वित्त वर्ष शुरू होगा, वित्तीय वर्ष मेरा, उसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार निर्धारित होंगी चीजें। ठीक है, अभी किसका पीरियड चल रहा है? 15वें वित्त आयोग का चल रहा है। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया कि हम एक पहले तक जानते हैं कम से कम। तो 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? अगर आप देखे होंगे तो ध्यान रखना चाहिए आपको, बिल्कुल बहुत बार पूछा भी एग्जाम में, एनके सिंह थे। तो आप यहाँ पे रहेंगे, एनके सिंह थे इसमें। पहले में आएंगे तो केसी नियोगी थे। गठन कहाँ है? तो 280 में है। गठन कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेंगे। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, अर्धन्यायिक संस्था है। 5 वर्ष इसका कार्यकाल है। 16वां वित्त आयोग है मेरा। 26 से आने वाले 5 साल तक इसकी सिफारिशें लागू रहेंगी। वित्त आयोग में क्या अध्यक्ष तो बना दिए गए, कौन? अरविंद पनगड़िया। इसके साथ क्या रहेंगे? +4। कितने सदस्य रहते हैं? अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होंगे। अभी अरविंद पनगड़िया कौन है भाई? तो अरविंद पनगड़िया मेरे पूर्व में भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये रहे हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम हॉल में, जब इस तरह का भी वो पूछता है कि पूर्व में क्या रहा है, तो पूर्व में भी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ऑप्शन दे देगा, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया के बारे में क्या सही है क्या सही नहीं है? पूर्व अध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे, सही। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, सही। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, सही। क्लियर है? ऐसा भी ऑप्शन आपको देता है, इसलिए आपको ये भी जानना चाहिए। ठीक है, अब इतनी बातें तो हम लोग आ गए इस पे। अब ये रिपोर्ट देगा, क्या करेगा? रिपोर्ट देगा ये 16वां वित्त आयोग। इसको बोला गया है कि अक्टूबर 25 तक, कब तक रिपोर्ट देने के लिए बोला गया? बोला गया है कि अक्टूबर 25 तक आप अपना रिपोर्ट दे दीजिए। ठीक ना, अभी अन्य सदस्यों की घोषणा नहीं हुई है। अन्य सदस्यों जब घोषणा होगी हम लोग फिर से एक बार उसको देखेंगे। ठीक है, अभी बोला, माना गया है कि अक्टूबर 25 तक अपना रिपोर्ट दे दे। ठीक है, जो अब 1 अप्रैल 26 से लागू हो जाएगा। ठीक, अब वित्त आयोग के जो महत्वपूर्ण काम है, करता क्या है ये? ठीक है, आप जानते होंगे, एक दो बार जरूर देखा होगा आपने, ये बहुत बार पूछा जाने वाला है पीटी में, इन सब में। तो जो मुख्य काम है हम उसकी चर्चा कर दें। मुख्य काम इसका क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच जो कर का वितरण होना है, ठीक है, जो राजस्व आता है उसका जो वितरण होना है वो ये तय करता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच जो वितरण होगा, कर का जो विभाजन होता है वो तय करता है। ये संविधान का मेरा एक भाग में, भाग 1 के 12 के तहत, कि केंद्र और राज्यों के बीच कर का वितरण का काम इसका मुख्य उद्देश्य है वित्त आयोग का, ये निर्धारण करना। ठीक है, जो अब है कि जो रिपोर्ट देगा, ठीक है, कर का क्या वितरण होगा, केंद्र सरकार का क्या हिस्सा होगा, राज्य सरकार का क्या हिस्सा होगा, ये तय करता है। भारत सरकार के संचित निधि से जो राज्यों को अनुदान प्राप्त होता है, दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि भारत सरकार के संचित निधि से जो राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं वो भी फॉर्मूला ये तय करता है। ठीक है, तो मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय आवंटन है
उसको तय करने का काम वित्त आयोग मुख्य रूप से करता है। ठीक है, अब आइए, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? इसको जो बोलना होगा, अपना एक रिपोर्ट देगा किसी को, तो किसको रिपोर्ट देगा? तो ये रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को ही देगा। किसको रिपोर्ट देगा? ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट का करेंगे क्या? तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? संसद में, संसद के दोनों सदनों में इसको क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट किसको देगा? इस 16वां वित्त आयोग का जो रिपोर्ट है कहाँ चला गया? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या किए? संसद के दोनों सदनों में इसको प्रस्तुत कर देंगे। जब प्रस्तुत करेंगे तो सरकार क्या करेगी? ठीक है, सरकार क्या इसको मानने के लिए बाध्य है? तो नहीं है। सरकार इस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब इसकी सिफारिशें कैसी है? बाध्यकारी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण, ये भी एग्जाम में पूछता है कि वित्त आयोग का जो रिपोर्ट है सरकार के लिए बाध्यकारी है? बताएंगे बाध्यकारी नहीं है। इसकी सिफारिशें कैसी है? सलाहकारी प्रवृत्ति की है। ये सलाह देता है, सलाहकारी है इसकी सिफारिश। ठीक है, इसकी सिफारिश कैसी होगी? सलाहकारी प्रवृत्ति की है। गवर्नमेंट माने या ना माने यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए वित्त आयोग हमने आपके पास उसके पूरे डिटेल्स जो जानकारी आपको रख दिया है। अब इसके आगे जिसके काम है या जो विस्तार से वर्णन हो सकता है वो मुख्य परीक्षा का भी विषय है, क्योंकि पीटी के उद्देश्य से जितने प्रश्न वित्त आयोग से आ सकते थे वो आपको एक एक करके हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब इस पे हम लोग आगे देखेंगे, अगर मुख्य परीक्षा में जब पढ़ना होगा तब देखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग लेट से शुरू किए थे, 9 बजे शुरू कर पाए थे, 9:30 आपका हो गया है। आज यहीं पे छोड़ेंगे, कल नहीं परसों हम फिर से क्लास आपका रखेंगे। ठीक है, पिछले वीक में नहीं हो पाया तो इस वीक में हम लोग 4-5 क्लास करके बराबर पे ले आएंगे। ठीक ना, अपना फिर से अपडेट कर लेते हैं। आज यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए गुड नाइट।